नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखो, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव बस्ती जो हमारे दो पाठ बचे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब से, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में यह किताब कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मानचित्र 2 नंबर का मानचित्र आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। और दूसरी बात यह है कि एक तो आप वीडियो देखते हो, ठीक है, लेकिन उसको पूरा नहीं देखते, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार है, क्योंकि आप जो वीडियो देखते हो, क्लासेस देखते हो, उसको पूरा देखा करो। तो जब तक पूरा नहीं देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं, तो वही आप बस उसको क्या है नजरअंदाज कर रहे हो। सबसे बड़ी तकलीफ है, मारवाड़ी कहावत है ना कि 1 नंबर का निश्चय टापर होते हैं। तो पूरा वीडियो तो देखोगे नहीं, पूरा वीडियो देखकर नहीं ना समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया सीधा नंबर का मर्सी और नंबर का मर्सी ना फिर किसी गुरुजी मान लो तो नंबर ही कम बना मार तो कोई समझ में नहीं आता। तो समझ में क्या आसी सारा जब पढ़ो ही नहीं, जब समझ में क्या आसी पढ़ी सदना है तो समझ में आसी। देख से कोई चीज ना अपन जब कोई चीज देखा अपन पढ़ा जरा ही समझ में आसी, ठीक है। और आप पढ़ाई करो पीछे मन छोटे नहीं। इस बात में आजकल तो ये लिंगानुपात कम हो रहे हैं, अठापर आ गए लड़का गए समस्या जी। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव बस्ती 2 पाठ बच रहे आपने, ठीक है। और इसके बाद में आ किताब पूरी हुई थी, इसके बाद में अगली किताब में 3 पाठा को एक साथ रिवीजन कर सकते। 3 पाठा को रिवीजन नहीं है कि जो पहली आपा पढ़ लिया सगला किताब, बस आपा के बाद मेन जगह चीज आसी बे पढ़नी पड़सी, ठीक है। अब देखो आगे लिखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, ये जब आप हमने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया 2 देशों के मध्य, ठीक है, 2 देशों के मध्य व्यापार, ठीक है, 2 देशों के मध्य व्यापार। 2 देशों के मध्य व्यापार, व्यापार का मतलब होगा वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान या निर्यात करना क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। यानी 2 देशों के मध्य वस्तु का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास यानी पहले किस प्रकार से शुरू हुआ, तो हम बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा चीन और दूसरा रोम, ये 2 देश थे, इनके बीच की दूरी कितनी है, 6000 किलोमीटर। तो इन देशों में क्या होता था कि पहले ये 2 देश थे, रेशम जिसे कपड़े बनते हैं, ये रेशम मार्ग कहलाता था, ठीक है, ये रेशम मार्ग कहलाता था। और रेशम मार्ग कहलाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो रेशम का आयात निर्यात सबसे ज्यादा होता था, ठीक है। धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे लोग एक दूसरे देश में जाने लगे, तो क्या ये व्यापार क्या और बढ़ता गया। तो स्टार्टिंग में ये 12वीं से 13वीं शताब्दी, 12वीं से 13वीं शताब्दी यानी कि सन 1200 से लेके 1300 के मध्य के आसपास व्यापार धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्षता यानी कि उसका बढ़ावा मिलने लगा। फिर धीरे धीरे और विकसित हुआ। अब भारत में कब आई है, भारत में आया 14वीं-15वीं शताब्दी, यानी उस टाइम मुगल सम्राट अकबर का नाम सुना होगा आपने। अकबर था, शाहजहां, जहांगीर, ये क्या थे उस टाइम थे। तो उस टाइम व्यापार हमारे सबसे ज्यादा होने लगा कि कौन से देश के लोग आने लगे, यूरोप में भी मुख्य थे किसके, इंग्लैंड के, पुर्तगाल के, ये लोग क्या थे, भारत आकर व्यापार करने लगे। व्यापार का मतलब वहां पर ये क्या है, एक तो भारत में सबसे ज्यादा मसाला हुआ करता था, जो मसाला आप खाते हो वो होता था, चाय, चीनी, ये सब क्या भारत में ज्यादा होती थी। एक सोने चांदी का भी व्यापार होने लग गया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आगे बढ़ता गया। डेनमार्क, पुर्तगाल, ये देश क्या है थोड़े और विकसित हुए। पहले क्या ये भारत की तरह क्या थे, गुलाम थे, तो धीरे धीरे और विकसित हुए। तो क्या हुआ, इनमें बदलाव आता गया, ये क्या हो गए, व्यापार की ओर अग्रसर हो गए। अब देखो, ये तो हमारा इतिहास यानी किस प्रकार व्यापार बढ़ा। अब उसके बाद में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। देखो, इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार क्या है, कि ऐसे कौन से कारक हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो देखो, पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी जो भारत, जैसे मान लो भारत की बात करें हम, तो भारत के अंदर क्या है, अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं, जैसे खनिज भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, टंगस्टन, मेटल,
ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, जंस, जिप्सम, ये सब क्या है, सब पाए जाते हैं। तो उनमें क्या है, एक हर जगह अलग अलग संरचना। देखो पहला इसका क्या पॉइंट है, भौगोलिक संरचना, यानी हर क्षेत्र में, हर भौतिक प्रदेश में अलग अलग संसाधन पाए जाने के कारण ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनी ओर बढ़ावा देता है। खनिज संसाधन, यानी हर जगह खनिजों की उपलब्धता होती है हर जगह। जैसे मान लो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोना और चांदी निकाला जाता है, ठीक है, टंगस्टन निकाला जाता है, जिप्सम निकाला जाता है, ठीक है, लोहा एसिड निकाला जाता है, तांबा जो खेतड़ी अपना प्रसिद्ध क्षेत्र है वहां निकाला जाता है। तो क्या खनिज है, झारखंड में जाए या फिर असम इस साइड है तो कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है। दक्षिण भारत में भी सोना सबसे ज्यादा होता है। तो क्या अलग अलग क्षेत्रों में जो सोने की भिन्नता है या खनिज संसाधन है उनमें भिन्नता, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार की, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा। और एक जनसंख्या, अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए जनसंख्या भी होनी चाहिए कि लोगों को अगर रोजगार भी मिल रहा है तो वो क्या अपनी ओर अंतरराष्ट्रीय वो जो व्यापार है वो अपनी ओर क्या अग्रसर करेगा। ये 3 पॉइंट है। इसके पहले पॉइंट के कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, इसमें भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन और जनसंख्या। दूसरा देखिए जनसंख्या आकार, यानी वहां की जनसंख्या कैसी है, किस प्रकार से जो खनिज संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करती है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपनी ओर आकर्षित करती है। सांस्कृतिक और जनसंख्या, देखो सांस्कृतिक यानी वहां की संस्कृति के अनुसार ही, जैसे मान लो कहीं कोई जगह है तांबा तो उस जगह है, यानी कोई भी क्षेत्र, जैसे आपने झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, अब खेतड़ी क्षेत्र है तो खेतड़ी क्षेत्र में अंदर तांबा निकाला जाता है। तो वहां के लोग किस पर निर्भर रहेंगे, वहां की जो संस्कृति हो किस पे, तांबे पर निर्भर रहेगी, और वहां की जनसंख्या भी किस पे निर्भर रहेगी, तांबे पर निर्भर रहेगी। तो ये क्या जनसंख्या का आकार भी क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या प्रभावित करता है। फिर आर्थिक विकास की प्रावस्था, यानी आर्थिक विकास, यानी वहां की आर्थिक विकास का मतलब हो गया रुपए पैसे से संबंधित, ठीक है। तो वहां पर रुपए पैसे या मुख्य आय का स्रोत क्या है, उस माध्यम से भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या है बढ़ावा मिलता है। फिर एक विदेश निवेश की सीमा, यानी हम विदेशों में कितना निवेश करें। जैसे मान लो अब हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, तांबा हो गया, चाय हो गई, तो हम ये क्या दूसरे देश से भेजते हैं और दूसरे देश से, जैसे मान लो कोई हमारी चीज में कमी है, ठीक है, वो हम आयात कर लेंगे और दूसरी चीज में भेजने का निर्यात हो जाएगा। और परिवहन, यानी परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो देखो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार के राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, वहां पर आर्थिक विकास की प्रावस्था होनी चाहिए, विदेश निवेश की सीमा और परिवहन, ये सब क्या चीजें होनी चाहिए ताकि क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और बढ़ावा मिल सके। इसके बाद में देखो आगे हम पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मूल कारण क्या है, उनको किस प्रकार से बढ़ावा मिलता है। तो देखिए आगे अब देखिए आगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, यानी किन आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। एक हमने देखा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार कौन से। अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार से बढ़ावा मिल सकता है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलने के लिए महत्वपूर्ण पक्ष व्यापार का परिणाम, यानी अगर हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, जैसे चीनी हो गई, चाय हो गई, टंगस्टन, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब हो गए, तो इनको हम निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं, तो उससे क्या परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं। अब जैसे मान लो हमने 100 रुपए किलो सोना बेच दिया, ठीक है, 100 रुपए किलो सोना बेच दिया, तो हम उसको देखेंगे कि हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम सस्ती चीज में उसकी दर को सस्ती चीज में बेचेंगे तो हमारे देश पर क्या है, गरीबी ज्यादा बढ़ेगी, विभिन्नता होगी, जनसंख्या ज्यादा फैलेगी, तो उसमें क्या है आर्थिक सामंजस्य नहीं होगा। तो ये क्या है सभी को एक दूसरे से बांध के रखता है उसका परिणाम, ठीक है। फिर व्यापार संयोजन, देखो परिणाम की तरह संयोजन है कि जैसे मान लो हम किसी भी चीज का आयात निर्यात करें तो उसमें देश को क्या मिल रहा है, देश को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो क्या होता है व्यापार संयोजन। तीसरा है व्यापार की दिशा। देखो व्यापार की दिशा का मतलब ये हो गया कि हम जो भी व्यापार कर रहे हैं वो एक सही अनुरूप उसके जो जनसंख्या है अपने देश है उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे देश के अनुरूप कोई भी व्यापार हम कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने सोना मंगाया है या सोना निर्यात किया है, अगर हमने उसको सस्ते दामों में बेच दिया तो हमारे देश में क्या है उसकी कमी आ जाएगी, सोना यहाँ पर इसकी जो मांग है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो रुपए में भी क्या वृद्धि हो जाएगी। और हम मान लो चाय खरीद रहे हैं, अगर मान लो हमने चाय उच्च दाम में खरीद ली, ठीक है, मान लो 500 रुपए किलो खरीद ली, तो यहाँ पे 500 रुपए किलो तो हमने खरीदी है, फिर उसको बेचने के लिए टैक्स क्या 1000 रुपए किलो आएगी, तो क्या होगी वो भी क्या उसके भी दाम बढ़ेंगे। तो वो क्या है कि जिस दिशा में जा रहा है तो उसको एक जैसा रखना है
फिर व्यापार संतुलन, यानी इन सभी देशों को व्यापार संतुलन के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो भी जितने भी देश है कि ज्यादा कोई टैक्स तो नहीं ले रहा है या फिर कोई ज्यादा रुपए तो नहीं ले रहा है, इसके मध्य क्या सामंजस्य, सभी देशों के मध्य क्या सामंजस्य स्थापित कर रहा है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, यानी ये दो प्रकार से हो सकता है, एक द्विपार्श्विक व्यापार, एक बहुपार्श्विक व्यापार। देखो द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब हो गया दो देशों के मध्य व्यापार करना, जैसे मान लो भारत और बांग्लादेश के बीच में मान लो कोई देश का व्यापार करना है तो वह क्या दो देशों के मध्य व्यापार करना है, क्या है द्विपार्श्विक व्यापार होता है, यानी दो देशों के मध्य व्यापार करना। और बहुपार्श्विक मतलब यही अनेक देशों के साथ व्यापार करना। तो अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या होता है, एक संस्था बनाई जाती है, जैसे आसियान हो गया, ओपेक हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, ये क्या एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो द्विपार्श्विक का मतलब दो देशों के मध्य और बहुपार्श्विक का मतलब दो कई देशों के मध्य, ठीक है। अब देखो विश्व व्यापार संगठन, देखो विश्व के व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को एक जगह एकजुट करने के लिए क्या इसका निर्माण किया गया, विश्व व्यापार संगठन। देखो 1948 हम बात करते हैं 1948, तो इसका क्या नाम था पहले, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी देशों, जब कोई भी देश अगर बहुपार्श्विक व्यापार कर रहा है तो उनके बीच में एक समझौता कराने वाली, मान लो कल को लड़ाई हो गई, मान लो चीन को हमने 100 रुपए किलो चीनी दे दी, उसने कहा हमें तो नहीं दी, तो उसका निर्णय कौन करेगा, तो उसका निर्णय करेगा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। 1995 में इसका नाम क्या कर दिया, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। तो सबसे पहले कौन सा बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यह संस्था बनी जिससे कोई भी देशों के मध्य अगर मतभेद होगा तो उसका निर्णय करेगी। और फिर उसका 1995 में नाम क्या कर दिया, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका कर दिया। अब देखो यानी जो पतन है, पतन का मतलब होगा बंदरगाह, जहां जहाजों का रुकने का स्थान और जाने का स्थान होता है वो क्या होता है, पतन या बंदरगाह होते हैं। तो देखो पतन किस प्रकार के हो सकते हैं, एक तो निपटाए गए नौभार के अनुसार, अवस्थिति के आधार पर और विशिष्टीकरण के आधार पर इनके जो अंदर है कौन कौन से पतन आते हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखो पतन 3 प्रकार के होते हैं, निपटाए गए, अवस्थिति। देखो एक तो इसमें मैं बता देता हूं कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और एक पतन के निर्माण, और एक जो दो ऐसे ही देशों का समूह है जैसे आसियान हो गया, इनके बारे में हम बताते हैं कि 2-4 हैं ये, इनके बारे में और देख लेना। तो पतन के प्रकार, उसके बाद में दो सामूहिक दो व्यापार संगठन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो किसके माध्यम से होता है, पतन या बंदरगाह के माध्यम से होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो भी सामान है वो किनके द्वारा होता है, बंदरगाह के माध्यम से या पतन के माध्यम से होता है। तो अब देखो पतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, निपटाए गए नौभार के अनुसार, ये देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक निपटाए गए नौभार के अनुसार, एक अवस्थिति के आधार पर और एक विशिष्टीकरण के आधार पर। देखो जो औद्योगिक पतन है, जो उद्योगों से संबंधित है, औद्योगिक विकास से संबंधित है, जैसे मान लो कि चीनी, चाय, इन सब का निर्यात आयात निर्यात करना ये किसके माध्यम से होता है, औद्योगिक पतन के माध्यम से। वाणिज्यिक पतन का मतलब हो गया उत्पादन व विनिर्माण से संबंधित, ठीक है, यानी किसी भी चीज का उत्पादन या विनिर्माण, यानी वस्तु को बनाया जाने क्या होता है, विनिर्माण होता है, वस्तु का उत्पादन क्या होता है, विनिर्माण होता है। तो ये किसके माध्यम से होते हैं, वाणिज्य पतन के माध्यम से, यानी वस्तु का उत्पादन व विनिर्माण ये किसके माध्यम से, वाणिज्य के माध्यम से, और औद्योगिक पतन जहाँ उद्योग से संबंधित होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये किससे संबंधित हो गए, औद्योगिक पतन से। अब देखो विस्तृत, इन दोनों का रूप भी क्या है, विस्तृत यानी बड़ा फैला हुआ, यानी जिसमें औद्योगिक पतन व वाणिज्य पतन दोनों शामिल होते हैं, वो कौन सा होता है, विस्तृत पतन होता है। अब देखो अवस्थिति के आधार पर देखो अंतर्देशीय और बाह्य पतन। अंतर्देशीय मतलब जो समुद्र होता है उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापार करना क्या होता है,
अंतर्देशीय पतन। जैसे कैसे, जैसे मान लो गुजरात का कांडला कांडला बंदरगाह और मुंबई, ये दोनों क्या पास पास है, तो इन दोनों के मध्य क्या है, जो व्यापार होगा वो अंतर्देशीय पतन के माध्यम से होगा। तो अवस्थिति के आधार पर कितने होते हैं, दो प्रकार के, अंतर्देशीय और बाह्य पतन। ठीक है, तो बाह्य पतन होगा, ठीक है, जो बाह्य पतन होगा वो दूसरे देशों में, जैसे बाहर से आपको बांग्लादेश जाना है, यूरोप जाना है, ठीक है, अफ्रीका जाना है, तो वो कौन से है, जैसे समुद्र के माध्यम से व्यापार करना, दूसरे देशों में व्यापार करना, वो किस माध्यम से होता है, बाह्य पतन के माध्यम से। तो पहला कौन सा है, निपटाए गए 9 भाग के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्य और विस्तृत। दूसरा अवस्थिति के आधार पर अंतर्देशीय और बाह्य, ये दो प्रकार के पतन। अब देखो विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण का मतलब हो गया कि उनमें विशेष क्या बातें हैं। देखो एक तेल पतन होता है, यानी तेल का आयात निर्यात करना। जैसे मान लो हमें सब हमारे जो भी आयात होता है वो ईरान इराक से हमारे तेल क्या होता है, आयात होता है, तो वो कौन सा हो गया, तेल मार्ग, यानी तेल का आयात निर्यात करना कौन सा पतन के नाम से जाना जाता है, तेल पतन। फिर मार्ग पतन या विश्राम पतन। देखो जैसे मान लो जहाज आ गए, अब मान लो कोई है कि ऐसे छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज आकर रुक गए, वहां पर क्या हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, उनमें जो भी संसाधन डाले जाते हैं वो, या फिर छोटे देशों में आयात निर्यात करने के लिए मारक पतन या विश्राम पतन होते हैं। पैकेट पतन या फेरी वाले पतन, यानी छोटे छोटे जो आयात निर्यात के सामान से होते हैं, पैकेट। आंथ्रोपो, देखो आंथ्रोपो महत्वपूर्ण पतन है, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी आयात निर्यात कर रहे हैं तो वो उसकी कितनी संख्या है, किस मात्रा में वह आयात निर्यात हो रहा है, तो वो किस में होता है, आंथ्रोपो पतन में। अब देखो नौसेना पतन, नौसेना पतन ये सरकारी पतन होता है, यानी इस पर पूर्णतः किसका अधिकार होता है, सेना का अधिकार होता है। इसमें जो नौसेना है यानी जो नेवी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा नेवी, ठीक है, नेवी से संबंधित, जैसे मान लो कोई दूसरे देश का हमलावर पतन के माध्यम से बंदरगाह समुद्र के माध्यम से हमारे पर आक्रमण नहीं कर ले, तो इस जगह क्या होती है, पनडुब्बियां होती है सबसे ज्यादा। ये क्या है, सेना का अधिकार होता है इन पर, जैसे कोई दूसरा आतंकवादी आ जाए जैसे मान लो व्यापार के माध्यम से, तो उनकी जांच करना, ये सब किसके आते हैं, नौसेना पतन के अंतर्गत आते हैं। देखो पतन के प्रकार 3 प्रकार के निपटाए गए, 9 भाग, अवस्थिति और विशिष्टीकरण। अब देखो इसमें से ये पूछ लेते हैं कि पतन के कितने प्रकार होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो एक आप अवस्थिति के आधार पर भी कर सकते हो, निपटाए गए 9 भाग के आधार पर, या विशिष्टीकरण के आधार पर, तीनों में से किसी एक के बारे में कर सकते हो। तो पतन के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उनके जो अलग अलग, जो WTO है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये इनके अलग अलग जगह संगठन बनाए हुए हैं, उनमें 4 संगठन महत्वपूर्ण है। देखो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो आगे देखो उनके संगठन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्रमुख व्यापार प्रादेशिक व्यापार संगठन, देखो इसमें 2 महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आते हैं, एक आसियान और एक साफ्टा। देखो आसियान मैंने बताया कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जब 1994 बना था, फिर 1900 इसका अलग विभाजन हो गया, ठीक है, 1994 में। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद में अलग अलग देशों ने क्या किया, उससे पहले या उसके बाद में देशों ने क्या किया, अपना खुद का संगठन, यानी 20-15 या जितने भी देश है वो शामिल होकर क्या किए, अपना अपना संगठन। देखो आसियान, आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये देश क्या है, शामिल है। और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1967 में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे तेल हो गए, प्राकृतिक गैस हो गई, चाय हो गई, ये सब क्या है, कच्ची वस्तुएं हो गई, ये क्या है, आयात निर्यात होती है। तो इन जैसे मान लो ब्रुनेई और कंबोडिया में कोई मतभेद हो गया किसी सामान को लेकर, तो इसका समझौता कौन कराएगा, आसियान कराएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर CIS है ना, देखो इसका मिन्स्क बेलारूस में इसका मुख्यालय है। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, मोल्डोवा, रूस इत्यादि देश शामिल है। पहले देखो ये क्या हुआ, इसका क्या नाम था, ठीक है, पहले इसका नाम CIS का नाम दूसरा था, फिर इसको चेंज करके CIS कर दिया, ठीक है। इसमें ये देश है, तो इसमें भी क्या है, प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है, कच्चे माल हो गया, तेल खनिज संसाधन हो गए, ये सब क्या आयात निर्यात होते हैं। इनमें जो भी मतभेद होता है वो मिन्स्क बेलारूस में CIS करवाती है।
फिर है ईयू यूरोपीय संघ, इसका मुख्यालय क्या ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, चेक, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, नीदरलैंड आते हैं। पहले इसका नाम क्या था, ईईसी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसको ईयू के माध्यम से, है ना, ईयू का मतलब हो गया यूरोपीय संघ, इसके माध्यम इसको क्या, इसका नाम क्या कर दिया, यूरोपीय संघ 1992 के अंदर। अब देखो साफ्टा, साफ्टा होता है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार संगठन, इसका पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार संगठन। तो देखो इसके माध्यम से क्या होता है, जो दक्षिणी एशिया यानी एशिया के अंदर जो दक्षिणी के देश है, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और श्रीलंका, ये 7 देश शामिल है, जिसकी जनवरी 2006 में स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से क्या है कि इन देशों के माध्यम में जो भी आयात निर्यात संबंधित होते हैं उसका निर्णय कौन करता है, साफ्टा, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। अब ये चीजें हैं कि इसमें एक तो देखो आसियान को आप महत्वपूर्ण देख लेना, और एक साफ्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन, इसको देख लेना, ठीक है। और एक पतन के प्रकार हो गए, ठीक है, और एक द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार, ठीक है, व्यापार के प्रकार हो गए द्विपार्श्विक, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, डेट नंबर के दो दूसरे आएंगे। तो ये तो आसियान और साफ्टा, इनमें से तो मान लो पूछता है, हर बार पूछता है प्रश्न। और एक दूसरी बात मैंने कल आपको बताया था कि टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया, आप कोई नहीं देखते, तो है कि पूरे आपको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे यहाँ पे कितना ही बता दो, कितना ही समझा दो, लेकिन जब आपको खुद को मतलब नहीं रहेगा तो पढ़ाने का भी कुछ मतलब नहीं रहता। तो क्या होता है कि एक मैंने देखा है, जब मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम पे जाके देखो, आपको 10 साल के पुराने पेपर और जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो समझो, आप लिख के भेज दो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो उसका समाधान हो। अब जब आप पूरा वीडियो नहीं देखते, आप कुछ समझते नहीं हो, आपको पढ़ाई से मतलब ही नहीं हो रहा है, तो फिर एग्जाम में नंबर कम आएंगे। अभी तो क्या देख लेंगे, तो 5 दिन पढ़े पढ़ ले, पढ़वा में 5 दिन भी चले जाए, बेरोजगार पढ़ा कर परीक्षा आएगी, कद रिजल्ट आएगा, बाद में पूछिए ना मामा ताईर बुआ कितना बढ़िया 50%, तो मैं 50% बात पढ़ागा, ठीक है। तो देख लिया करो, बताओ देखो। अब देखो अगला है हमारे मानव बस्ती, यानी मानव किस प्रकार से किन बस्तियों में रहता है उनके बारे में वर्णन करेंगे, और इसके बाद में ये किताब आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो किताब है वो 4 दिन, बस 4 दिन के अंदर पूरी करवाने का देखते हैं कि 4 दिन में पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद 2 बार रिवीजन करवा दूंगा कम से कम, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा हो गया। प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह में एक आसियान और एक साफ्टा, ये 2 चीज महत्वपूर्ण है, इनको देख लेना कि इसका जकार्ता में इसके देश कौन कौन से, इसकी स्थापना, इसमें क्या क्या सामान आयात निर्यात होता है, और उसी प्रकार साफ्टा के अंदर। अब देखो आगे बात करते हैं हम मानव बस्ती की, ठीक है। अब देखिए मानव बस्ती यानी मानव जहां निवास करता है वह किस प्रकार के इलाके में रहता है, वही क्या होती है बस्ती। अब देखो मानव बस्ती के प्रकार क्या क्या होते हैं, 2 प्रकार की होती है, एक शैत बस्ती और एक प्रकीर्ण बस्ती। शैत बस्ती का मतलब हो गया पास, और विकीर्ण का मतलब हो गया, प्रकीर्ण का मतलब हो गया दूर। यानी ऐसी बस्तियां या ऐसे गांव जहां बस्तियां पास होती है वो कौन सी होती है, शहद बस्ती होती है। और प्रकीर्ण बस्ती ऐसे मकान जहां दूर मकान होते हैं वो कौन सी होती है, प्रकीर्ण बस्ती। अब देखो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, एक तो जल की आपूर्ति, यानी ऐसी बस्तियां जहां पर जल की आपूर्ति होगी, तो जल की आपूर्ति होगी तो वहां पर क्या होगा, बस्तियां जो मानव है अपने ओर आकर्षित करेगा। दूसरी है भूमि, यानी अगर वहां पर भूमि अच्छी होगी तो वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। तीसरी है उस भूमि, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि का प्रकार ऊंचा पाया जाता है वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। गहराई निर्माण की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके, वहां पर सुरक्षा हो सकते, और नियोजित बस्तियां यानी वहां पर जो है पास में हो सकते। अगर मान लो किसी की कोई समस्या हो गई तो मान लो पहले के जमाने में क्या होता था, घर दूर होते थे, घर दूर होने के कारण क्या, जैसे मान लो सुरक्षा इन सभी की क्या कमी रहती थी, तो क्या होता था कि इन बस्तियों में अभी क्या नियोजित यानी पास बस्तियां होने के कारण क्या इनमें सुरक्षा और गृह निर्माण की सामग्री या आसपास में नगरीय क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि
इनमें आसानी से सुविधाएं प्राप्त होती है। अब देखो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के वैसे 3 प्रकार होते हैं, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकृति के आधार पर। विन्यास के आधार पर कैसे, यानी विन्यास का मतलब क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, वो मैदानी क्षेत्र में हो सकते हैं, वो पठारी क्षेत्र में हो सकते हैं, तटीय क्षेत्र में हो सकते हैं, वन क्षेत्र में बस्तियां हो सकती है। यानी विन्यास का मतलब हो गया क्षेत्र के आधार पर, आप विन्यास में लिख के यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकृति। कार्य के आधार पर कैसे, जैसे मान लो लकड़हार हो गया, पशुपालन हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, इनके कार्य क्षेत्र के आधार पर बस्तियों का निर्माण। जैसे आपने ये नहीं सुना, जैसे चेजारों का मोहल्ला, सुनारों का मोहल्ला, ठीक है, कारीगरों का मोहल्ला, खातियों का मोहल्ला, तो ये क्या होते हैं, सब कार्य के आधार पर अलग अलग बस्तियों का निर्माण हो जाता है। फिर आकृति के आधार पर, देखो आकृति के आधार पर बस्तियां कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की, रेखिक, आयताकार, वृत्ताकार, तारा, टी आकार और दीर्घग्राम। देखो जो रेखिक बस्तियां होती है, ये किसी मुख्य सड़क, पुल, रेल मार्ग इनके मध्य होती है। उनका क्या होता है, ये एक रेखा में होती है। जैसे मान लो ये रेखा है, तो इसके आसपास ये क्या है, ये बस्तियां होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये सड़क गुजर गई, यहाँ से रेल मार्ग गुजर गया, तो ये क्या है, रेखिक यानी एक रेखा में पाई जाने वाली बस्तियां। आयताकार क्या होती है, ये आयताकार, यानी ये एक दूसरे को क्या काटती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बस्ती हो गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे मान लो एक और रास्ता जा रहा है, तो ये क्या होते हैं, आयताकार। वर्ताकार का मतलब गोल, यानी इसके आसपास क्या हो गया, नदी तालाब होगी जिसमें पशुओं का और घर, जैसे मान लो और भी काम के लिए क्या है, पानी का उपयोग कर सकते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्र में जो बस्तियां होगी वो कौन सी होगी, वर्ताकार बस्तियां होगी, यानी किसी नदी या पुल के चारों ओर बस्तियां। फिर टी आकार, देखो टी आकार की बस्तियां, मान लो ये मुख्य सड़क है, एक सड़क यहाँ जा रही है, मान लो यहाँ पे बस्ती है, यहाँ पे बस्ती है और यहाँ पे बस्ती है, ठीक है। वाई आकार भी वो, यानी जहाँ 3 मार्ग मिलते हैं टी आकार में, जहाँ पर 2 मार्ग आपस में मिलते हैं वो टी आकार की, और वाई आकार की होती है कौन सी, जहाँ पर 3 मार्ग मिलते हैं। आयताकार जहाँ पर 4 चौराहा मिलता है, ठीक है। दोहरेग्राम, दोहरेग्राम का मतलब हो गया कि घरों का जो बस्तियों का प्रकार है वो क्या, बस्तियां पास पास में होगी, वो कौन से होंगे, दोहरेग्राम। फिर देखो समस्या, ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या हो सकती है, तो उसका उल्टा कर दो बस, कि वहां पर जल की आपूर्ति की समस्या हो सकती है, भूमि की समस्या होती है, गृह निर्माण की समस्या, सुरक्षा की, गंदी बस्तियों का विकास होता है, ठीक है, और वहां पर उच्च भूमि क्षेत्र की समस्या होती है। तो इसका उल्टा करते क्या हो जाएगी, इनकी समस्या हो जाएगी। अब देखो हम पढ़ते हैं, ये तो है ग्रामीण बस्तियां, ये जितनी भी प्रकार की पढ़ी ये कौन सी थी, ग्रामीण बस्तियां। अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां, कि ये तो ग्रामीणों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कार्य ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब नगरों में किस प्रकार की बस्तियां होती है, कि नगरों में लोग किस प्रकार रहते हैं, उसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो देखिए अब आगे हम नगरीय बस्ती के बारे में बताते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने ग्रामीण बस्तियां पढ़ी, उसी प्रकार से नगरीय बस्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि नगरीय बस्तियों का निर्धारण किस प्रकार होता है। एक जनसंख्या के आधार पर, एक व्यावसायिक संरचना के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, स्थिति के आधार पर और कार्य के आधार पर क्या जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है, नगरीय बस्तियों का निर्धारण किया जाता है। तो देखो जनसंख्या का, एक तो जनसंख्या के आकार के आधार पर, कैसे कि अगर कोलंबिया देश है, उसमें अगर 1500 से ज्यादा किसी भी जगह रहते हैं तो वो कौन सी होगी, नगरीय बस्तियां होगी। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000, यूएसए और थाईलैंड में 2500, भारत के अंदर 5000 लोग किसी एक नगर में रहते हैं तो वो क्या होगा, किसी क्षेत्र में रहते हैं तो नगरीय बस्ती होगी। और प्लस उसका घनत्व है, यानी व्यक्ति कितने होने चाहिए, 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति निवास करेंगे, यानी 2 सत्ते क्या होगी, कि 2 सत्ते होगी, तभी क्या होगी, ये नगरीय बस्तियों में गिर जाएगी। और जापान में ये स्थिति कितनी है, 30,000 व्यक्ति अगर रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, नगरीय बस्तियां। अब व्यवसायिक संरचना का मतलब हो गया 75% से ज्यादा आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, गैर कृषि कार्यों में, यानी 75, यानी 100 आदमी, उनमें 75 आदमी कृषि नहीं करेंगे तो वो कौन सी होगी, नगरीय बस्तियों में गिनी जाएगी। प्रशासन यानी वहां पर प्रमुख मुख्यालय होने चाहिए, जैसे तहसील हो गई, कलेक्टर के मुख्यालय हो गया, पुलिस मुख्यालय हो गया, ठीक है, पटवार मुख्यालय हो गया, पंचायत मुख्यालय हो गया, जिला परिषद मुख्यालय हो गया, यानी वो उस प्रकार का मुख्यालय होना चाहिए। स्थिति का मतलब हो गया उस क्षेत्र, मान लो कोई भी नगर है, अगर उसको नगर का दर्जा देना है तो उस क्षेत्र में आसपास में हर जगह क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो वो कौन सी उसकी स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है और कार्य के आधार पर भी निर्भर करता है कि वहां पर उद्योग भी है, उद्योग भी होने चाहिए, वहां पर थोक व्यापार के माध्यम से होना चाहिए, खुदरा व्यापार के माध्यम से
व्यापार होना चाहिए। तो उन सभी के माध्यम से क्या होता है, ये नगरीय बस्तियों का निर्धारण किया जाता है। तो देखो जनसंख्या के आधार पर, व्यवसायिक संरचना के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, स्थिति के आधार पर और कार्य के आधार पर। अब देखो नगरीय व शहरों का वर्गीकरण यानी किस प्रकार से। प्रशासनिक नगर का मतलब हो गया जहां प्रशासन की भागीदारी हो। अब कैसे, जैसे मान लो कोई भी, जैसे सीकर शहर ले लिया, जयपुर शहर ले लिया, तो जयपुर के अंदर क्या है, जैसे मान लो वहां पर जैसे विधानसभा क्षेत्र है, जिला मुख्यालय भी वहां पर है, ठीक है, वो संभाग भी है, वहां पर कलेक्टर भी है, एसपी ऑफिस भी है, वहां पर हर प्रकार के सचिवालय भी है। तो वो कौन से प्रशासनिक नगर के माध्यम से वो, यानी वो नगर के अकॉर्डिंग सही रहेगा। फिर है व्यापारिक, यानी ऐसा नगर जहाँ पर व्यापार सबसे ज्यादा होता है, तो वो कौन से व्यापार, जैसे मान लो खेतड़ी झुंझुनू है, तो झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, तो वो क्या है, नगर के है, क्योंकि वहां पर व्यापार होता है। जयपुर है, अलवर है, तो वो क्या है, सभी व्यापारिक नगर है। सांस्कृतिक यानी वहां की संस्कृति किस प्रकार की, उस प्रकार से भी उसका निर्धारण या वर्गीकरण किया जा सकता है। अब देखो आकृति के आधार पर दो नए राज्य बने, एक अदिस अबाबा जिसको नया पुष्प कहते हैं, और एक कैनबरा, ठीक है, ये दो देश बने, सॉरी ये दो शहर बने। तो इनके बारे में देखो कैसे, 19 सबसे पहले हम करते हैं अदिस अबाबा की। ये देखो एक इथोपिया नामक देश था, इथोपिया, ठीक है। तो 1878 के अंदर एक नया नगर बनाया गया जिसका क्या नाम था, अदिस बाबा, जिसे नया पुष्प। यानी इस क्षेत्र में क्या हुआ, जो प्रशासनिक कार्य थे, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार का है कि इस इथोपिया देश में अदिस बाबा नया एक नगर बनाया गया। अब देखो कैनबरा, 1912 की बात करते हैं। कैनबरा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। तो 1912 के अंदर एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था बर्ली ग्रिफिन, बर्ली ग्रिफिन। इसने क्या किया, कैनबरा को एक नगर बनाया, ठीक है, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं दी। तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कौन सी है, कैनबरा है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की सुविधाएं दी गई। तो आकृति के आधार पर दो बने, एक अदिस अबाबा और एक कैनबरा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो नगरों का वर्गीकरण है, नगर किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़े थे कि आकृति के आधार पर हो सकते हैं, विन्यास के आधार पर हो सकते हैं, कार्य के आधार पर हो सकते हैं। आकृति के आधार पर आयताकार, रेखिक, टी आकार, वाई आकार, तारेनुमा यस होती है। तो उसी प्रकार देखिए नगरीय बस्तियां किस प्रकार से हो सकती है और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन सा सबसे पहले नगर बना, सहनगर बना, विश्व नगरी कौन सा था, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम कल जो भारत का भूगोल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत का भूगोल जो किताब है हमारी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए ये आपके पूरे हो गए, ठीक है, ये किताब आज पूरी हो जाएगी। तो आप एक बार शुरू से लेके पहले पार्ट से लेके 10वें पार्ट तक लगभग आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो पूरे वीडियो सभी वीडियो एक साथ में देख लेना, फिर उसके बाद में 2 दिन आप उसका रिवीजन कर लेना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके जो 28 नंबर आएंगे, 28 नंबर की किताब है, तो 28 में से 20 नंबर तो आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने एक बार पूरे वीडियो देख लिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो नगर है वो नगरीय बस्तियां वो किस प्रकार की हो सकती है। अब देखिए नगरीय बस्तियों के प्रकार। देखो नगर क्या होता है कि ऐसी जनसंख्या जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। 5 लाख से सॉरी कम, 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम, ये कौन से होते हैं नगर। यहाँ पर इतनी जितनी शहर में सुविधा होगी उतनी, जैसे मान लो यहाँ पर छोटे छोटे जिला परिषद हो सकती है, ठीक है, पंचायत समिति हो सकती है, यहाँ पर जैसे मान लो छोटे उप तहसील हो सकती है। तो वो कौन से में आएंगे नगर। जैसे फतेहपुर नगर बोलते हैं, फतेहपुर शहर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अकॉर्डिंग होती है। फिर लक्षण शहर का मतलब हो गया 10 लाख, यानी ऐसी जनसंख्या वहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। वहाँ पर हर प्रकार के प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो वहाँ पर जिला मुख्यालय होते हैं वो कौन से में आते हैं, शहर के अंदर। फिर सहनगर। देखो 1915 के अंदर एक पेट्री ब्रिज नामक व्यक्ति था, उसने सहनगर का निर्माण किया। सहनगर का मतलब हो गया 10 लाख से ऊपर, ठीक है, 10 लाख से कम और 5 लाख से अधिक, ये शहर और सहनगर दोनों में आते हैं। तो इसका सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था, 1915 में पेट्री ब्रिज। फिर मिलियन सिटी।
देखो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या। तो सर्वप्रथम बना था 1800 ईस्वी के अंदर लंदन, फिर 1850 के अंदर पेरिस, 1860 के अंदर न्यूयॉर्क, और 1950 के अंदर कितनी मिलियन सिटी थी? 80 से ज्यादा थी 1950 में। फिर 1975 में कितनी हो गई? 160, 2005 में 438, 2016 के अंदर 512, और 2030 तक अनुमान है कि 662 शहर है। ये शहर ये कौन से बन जाएंगे? मिलियन सिटी। जैसे शिखर शहर हो गया तो वो कौन सी आ जाएगी? मिलियन सिटी। अब देखिए आगे विश्व नगरी। देखो विश्व नगरी लैटिन भाषा के मेगालोपोलिस से बना है, जिसका 1957 में जिन गोटमैन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? इसका निर्धारण किया था कि ये मिलियन विश्व नगरी है, यानी यहाँ पर सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की सुविधाएं, अच्छे अस्पताल, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे कार्यालय, ये सब क्या है? तो इसमें 2 शहर शामिल है, एक बोस्टन और एक वॉशिंगटन सिटी, जो कहाँ पर है? अमेरिका में, जो अमेरिका की राजधानी भी है, और कैनबरा और एडिस अबाबा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। इथियोपिया की राजधानी कौन सी थी? एडिस अबाबा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन सिटी, जो विश्व नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखो समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, पर्यावरण की समस्या। देखो नगरों अगर शहर में रहेगी तो पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि वहां पर अच्छी जलवायु नहीं मिलेगी, ठीक है, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वह जैसे गंदी नालियों का विकास होगा, तो ये पर्यावरण से संबंधित हो गई। सांस्कृतिक और सामाजिक, यानी एक तो देखो हम गाँव के रहने वाले हैं, ज्यादातर लोग गाँव के रहने वाले हैं, तो गांव के अंदर हर प्रकार के, जैसे मान लो कोई भी त्योहार आता है तो उसको अच्छी तरह बनाते हैं, ठीक है, और भी जैसे मान लो आसपास के लोग क्या घुल मिल के रहते हैं, इतना शहरों में नहीं, तो सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र भी उनको क्या प्रभावित, उनकी समस्या। फिर आर्थिक क्षेत्र मान लो कि एक मकान है, उसमें शहरों में 10-10, जैसे गाँव में तो खुले आराम से रह सकते हैं, जैसे मान लो एक मकान यहाँ है, एक दूसरा है, तो वो आराम से उसका वातावरण का अच्छा आनंद ले सकते हैं, लेकिन शहरों में नहीं ले सकते। तो ये 3 प्रकार की समस्या हो सकती है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। और ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भूमि हो गई, जलापूर्ति हो गई, ठीक है, कुछ भूमि हो गई, सुरक्षा हो गई, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गई, ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उसको समस्या भी वही है, जैसे जल की समस्या होगी, भूमि की समस्या होगी, सुरक्षा की समस्या होगी, आर्थिक व सामाजिक समस्या होगी, और उसी प्रकार से नगरीय बस्तियों की भी क्या है? ये समस्या है। देखो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, और आप एक ये देख लिया, नगरीय बस्तियों के प्रकार देख लेना। इसमें शहर और मिलियन सिटी के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। एक ग्रामीण बस्तियों के प्रकार जैसे कार्य के आधार पर, विन्यास के आधार पर और आकृति के आधार पर हो गए, ठीक है, और एक शहर बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती हो गई। तो ये क्या है? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं थोड़ी थोड़ी, और कल मैं या तो ऐसा करूंगा कि आपको पूरे एक बार 1 से लेकर 10 पार्ट जो जितने भी है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा कि इनसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। अब दूसरी बात है, देखो एक तो आप पूरा वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो देखेगा तभी ये आपको क्या समझ में आएंगे, क्योंकि आप क्या करते हो? लापरवाही कर देते हैं। हम एग्जाम के टाइम पर सबसे बड़ी काम होता है, अगर हमने लापरवाही कर दी तो क्या हमारे लिए नुकसान है। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है, मुझे दोबारा बार भी नहीं करनी, ठीक है, मैंने तो कर ली थी। लेकिन अब आप क्यों सोचो कि आपको एक अच्छा परसेंटेज बनाने की। ज्योग्राफी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आपको एक पार्ट समझ में आ गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा वो ऑटोमेटिक समझ में आ गया। अगर पहला दूसरा पार्ट भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो आगे जाके समस्या हो सकती है। तो आप ऐसा करना, शुरू से लेके अंत तक एक बार, इतने लगभग 4 या 5 घंटे होंगे, तो आप पूरे जो भी है यूट्यूब के माध्यम से पूरी क्लास से पढ़िए, 1 से लेकर 10 पार्ट तक, तो वो सब देख लेना आप, ठीक है। और दूसरी बात, आप एक चैनल को शेयर कीजिए करो, तो शेयर नहीं करते। मैंने कल देखा था कि कल का देखे तो सबने, कम से कम 70-80 लोगों ने देखा था, लेकिन वो भी पूरा नहीं देखते वीडियो। तो पूरा वीडियो देखो, अगर समझ नहीं आए तो पूरा देखना पड़ेगा, ऐसे कोई कुछ ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अब कल मिलेंगे हम अगली नई किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।